हाँ जी, गुड इवनिंग। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं जी। तो हाल ही में दलाई लामा साहब न्यूज़ में थे, आप सभी को मालूम होगा। और दलाई लामा जी के न्यूज़ में होने के कारण क्या हुआ है कि उनके ओवरऑल जो बेसिकली आइडियाज़ हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। और दलाई लामा को जिस तरीके से इंडिया ने अभी कोर्ट भी करा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिस तरीके से, और बाकी हमारी पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से भी जो चर्चा की गई उनको लेके, तो दो जगह जहाँ पे डायरेक्टली दलाई लामा साहब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है ऑब्वियसली, एक जगह तो एथिक्स जहाँ पर डायरेक्ट उनका इम्प्लीकेशन है जो आज हम पढ़ेंगे, और दूसरी जगह जो उनका इम्पोर्टेंस आता है वो है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एसे। तो खैर ऐसे की बात फिर कभी, बट आज हम चर्चा करके समझते हैं कि दलाई लामा जो है उनके एथिक्स को लेकर बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेसेस हैं, और किस प्रकार से एक केस स्टडी भी अगर दलाई लामा को लेके बनती है तो वो एग्जाम में आपको आने की संभावना है। तो इससे आपको एक एथिक्स का भी आइडिया मिलेगा कि करंट अफेयर के जो इश्यूज हैं उनको हमें एथिक्स से किस नज़रिए से देखना है। तो सबसे पहले समझते हैं दलाई लामा के जो आइडियाज हैं विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स। देखो, दलाई लामा ने सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कंट्रीब्यूशन वो किया है एथिक्स के फील्ड में, तो उन्होंने जो आइडिया दिया है उस आइडिया को हम लोग कहते हैं कंपैशन। लेकिन यहाँ पर ना एक जो ये वर्ड है हमारे एथिक्स में भी बड़ा फ्रिक्वेंटली हम पढ़ते हैं इस वर्ड को, कंपैशन को। इट इज स्लाइटली डिफरेंट एज अ वर्ड फ्रॉम सिंपथी। तो पहले तो आपको ये दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस अगर क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू बेटर कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंस बिटवीन कंपैशन एंड सिंपथी एंड व्हाई दलाई लामा टॉक्ड अबाउट कंपैशन। सिंपथी में क्या होता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी जार्गन, आई एम नॉट यूजिंग एनी डेफिनेशन और एनीथिंग, आई एम यूजिंग अ बेसिक एक्सप्लेनेशन, कि सिंपथी में वन पर्सन ए है, अनदर पर्सन बी है। ए को बी को लेके सिंपथी होती है, यू ऑलवेज हैव सिंपथी फॉर समबडी, पहली चीज तो ये। सो देर इज ऑलवेज वन पर्सन हैविंग सिंपथी फॉर द अदर। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम सिंपथी की बात करते हैं तो सिंपथी में एक अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग ये आती है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द अदर्स। प्रॉब्लम ऑफ द अदर। तो सिंपथी में क्या होता है कि आप एक दूसरे व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है, उसके लाइफ की जो समस्या है, उससे सिंपेथाइज करते हो। सिंपेथाइज करने का यहाँ पर अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो मतलब ये होता है कि सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि आप एक पॉजिटिव इमोशन लाते हो, कि जिस इमोशन के तहत आप देखते हो कि उस बंदे को कोई एक सफरिंग है, उसके पास कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक इशू है, कोई एक सफरिंग है, कोई समस्या है उसकी लाइफ में। तो सिंपथी में क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। सिंपथी में ये होता है कि आप एक दूसरे व्यक्ति को लेकर, किसी दूसरे पर्सन को लेकर, एक उसकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है या उसके लाइफ का जो स्ट्रगल है या उसके लाइफ का जो इशू है उसको लेके सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव इमोशन से उसकी सफरिंग को उस नजरिए से देखते हो कि आप उससे एक सिंपथाइज करते हो। आप सोचते हो कि हाँ यार, इसके साथ एक लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका एक एक्सेप्टेंस आपके साथ जुड़ता है। लेकिन अब सिंपथी और कंपैशन में क्या अंतर है? कंपैशन में क्या होता है कि ये सफरिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक प्लस वन स्टेप पे चले जाते हैं, और वो प्लस वन स्टेप ये होता है कंपैशन में कि वी टेक एन एक्शन। वी टेक एन एक्शन टू रिड्यूस द पेन ऑफ द अदर। हम क्या करते हैं, हम एक कार्य करते हैं, हम एक स्टेप उठाते हैं। तो कंपैशन में और सिंपथी में क्या अंतर है? कंपैशन में और सिंपथी में ये अंतर है कि आप कंपैशन में अराइव ही तब करते हो जब आप सिंपथाइज करते हो। बिना सिंपथाइज करे कंपैशन में अराइव नहीं कर सकते। पर कई बार हमारे लाइफ में हम सिर्फ सिंपथाइज करके छोड़ देते हैं। यूपीएससी भी आपको कई बार ऐसी एथिक्स की केस स्टडीज देता है कि जिसमें आप कभी सिर्फ सिंपथाइज करके छोड़ो, लेकिन आप कंपैशनेट ग्राउंड्स पे एक्ट नहीं कर पाते। और कई बार होता है कि हमें एक्शन भी लेना पड़ता है बिकॉज वी आर इन दैट रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो यहाँ पर कंपैशन में क्या हो रहा है कि आप सिंपथाइज करके अगले की सफरिंग को समझ के एक्शन ले रहे हो टू रिड्यूस द सफरिंग। आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे की सफरिंग को रिड्यूस कर रहे हो, आप कोशिश ये कर रहे हो कि अगले की सफरिंग कम हो।
उस अगले की सफरिंग को कम करने के लिए जब आप एक्शन लेते हो, यानी कि आप कोई ना कोई स्टेप उठाते हो। और अब आप समझ सकते हो जब मैं ये पॉइंट बोलूंगा कि एक पब्लिक सर्विस के करियर में एक पब्लिक सर्वेंट जब कभी कंपैशन के ग्राउंड पे एक्शन लेगा, तो वो कंपैशन के ग्राउंड पे एक्शन एक पॉजिटिव स्टेप होगा। और वो पॉजिटिव स्टेप होगा इस तरीके से कि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर यूज करेगा, अपनी अथॉरिटी यूज करेगा, और वो पावर और अथॉरिटी से वो दूसरे व्यक्ति की सफरिंग को रिड्यूस करेगा। तो हमें एज अ पब्लिक सर्वेंट अब ये याद रखना है कि हमें सिर्फ सिंपथी नहीं होनी चाहिए, सिंपथी के साथ साथ हमें कंपैशनेट भी होना चाहिए। और दलाई लामा ये बात बोलते हैं कि लाइफ में असली पावर दिल में होती है। यानी कि वो ये कहते हैं कि लाइफ में सबको कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जब आप कंपैशनेट होते हो तो लाइफ दलाई लामा के हिसाब से सेल्फिश नहीं होती, लाइफ डिवाइडेड नहीं होती। डिवाइडेड का मतलब ये है कि आप दूसरे के दर्द को देख रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि आप अपने में व्यस्त हो। यू आर अ सेल्फिश मैन, यू नो दैट समबडी इज सफरिंग, यू टेंड टू इग्नोर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, जब हम रोड पे जा रहे हैं, कार वाले ने बाइक वाले को मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा रोड पे गिरा हुआ है। नाउ वी नो कि एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें सारा काम छोड़ के उस व्यक्ति को फर्स्ट एड देना है, उसको उठाना है, उसकी मदद करनी। पर या तो हम बाइस्टैंडर बन जाते हैं, तो वो हो गया सेल्फिश होना। और या फिर हम डिवाइडेड हो जाते हैं कि ठीक है वो गिरा है ना, हम थोड़ी गिरे हैं। तो ये चीज दलाई लामा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बॉस अगर लाइफ में कंपैशन का स्किल ना हो लोगों के पास, ये कंपैशनेट होने की वैल्यू ना हो लोगों के पास। तो हर एक व्यक्ति के पास ये कंपैशनेट होने की वैल्यू होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसके बिना लाइफ बहुत अधूरी हो जाती है, ये दलाई लामा कहते हैं। अब इस आइडिया को अगर हम कंपैशन के एक फॉर्मल यूपीएससी लेवल के लैंग्वेज में लिखें कि हमें क्या लिखना है कंपैशनेट वैल्यू के बारे में, तो हम ये कह रहे हैं कि बॉस दलाई लामा ने ये बात बोली है एक सिंपल लैंग्वेज में कि जो कंपैशन है, अब मैं अगर एक एक करके वर्ड बोलूंगा तो आप समझेंगे कि कंपैशन एक प्रोएक्टिव प्लस एक मॉरल इमोशन है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले इतना ही देखते हैं ये समझ आया या नहीं आया। दलाई लामा ने क्या बोला कि कंपैशन एक प्रोएक्टिव मॉरल इम्पोशन है। प्रोएक्टिव इसलिए क्योंकि हम एक एक्शन ले रहे हैं, हम आगे बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ टेकिंग एन एक्शन। उन्होंने दूसरी चीज ये बोली कि इट इज अ मॉरल इमोशन, ये अंदर से आती है, इट इज समथिंग विच इज इनसाइड यू। ये एक मॉरल इमोशन है, और इस मॉरल इमोशन में क्या है इसमें इन्वॉल्व है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफरिंग ऑफ द अदर। तो ये चीज तो क्लियर ही है कि एक मॉरल इमोशन है जिसके तहत आप दूसरे की सफरिंग को समझते हो, और समझने के बाद यू ट्राई टू एलिविएट द सफरिंग। एलिविएट द सफरिंग मीन्स रिमूव द सफरिंग। तो दलाई लामा ने क्या बोला बॉस, ये डेफिनेशन जो दलाई लामा के हिसाब से आई है वो कोई बहुत कठिन तो नहीं है अब आपको समझनी। कि दलाई लामा बोल रहे हैं कि कंपैशन इज अबाउट हैविंग अ प्रोएक्टिव मॉरल इमोशन। दिस प्रोएक्टिव मॉरल इमोशन वेर यू अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड एलिवेट इट। एलिवेट फिर मतलब में यहाँ पर क्या हुआ बेटा, टेक एक्शन। यू आर टेकिंग एन एक्शन टू रिमूव दैट सफरिंग। तो ये चीज है। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपैशन के अंदर ही सबस्यूम्ड होती है सिंपथी। सिंपथी से ही बंदा कंपैशनेट बनता है। यानी कि टू हैव दैट वैल्यू कॉल्ड कंपैशन यू नीड टू नर्चर सिंपथी। सिंपथी अगर नर्चर होगी तो आदमी कंपैशन की ओर जाएगा, बिना उसके तो वो पहुंच ही नहीं सकता। तो दलाई लामा का ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि ये आज की डेट में एक फंडामेंटल वैल्यू है टू एग्जिस्ट। उनका मानना यह है कि बस इस वैल्यू के बिना एग्जिस्टेंस एक प्रॉब्लमैटिक एग्जिस्टेंस। तो दलाई लामा की जो स्टडी है, दलाई लामा का जो थॉट है, वो ये कहता है कि हमें ये चीज समझनी है कि हमें कंपैशनेट होना है, क्योंकि ये एक लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो आज हमारे सिविल सर्विसेज में, हमारे पब्लिक सर्विसेज में
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम कंपैशनेट बिहेवियर पब्लिक सर्वेंट्स का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेसिक सा गेम देखें, तो कोविड के टाइम पे जो हमारे यहाँ पर रेलवे का स्टाफ था, उस रेलवे के स्टाफ ने कंपैशन दिखाते हुए जितने भी आज की डेट में स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स थे, उन स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स को जो लॉकडाउन लगने के बाद परेशान हो रहे थे, उनको बेसिकली वाटर, फूड पैकेट्स अवेलेबल कराए। और ये रेलवे के स्टाफ ने पैन इंडिया लेवल पर किया, कि कई माइग्रेंट्स ऐसे थे जो हमने उस समय पिक्चर्स भी देखी हैं कि वो रेलवे लाइन पर चलना शुरू कर बैठे थे, क्योंकि ट्रेन नहीं थी तो उनको नहीं पता था क्या करें। उस समय रेलवे स्टाफ ने स्टेशनों पर उनको पानी, फूड के पैकेट्स देना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि रेल पटरी पे ना चलने के बजाय जो है आप ये वाला रूट अपना कर अपने घर पहुंच जाइए। तो उस तरीके से ये चीज की गई, पहली बात। दूसरी बात, एक आईएएस ऑफिसर है जिसका हम सब नाम बहुत फेमसली जानते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। ये आईएएस ऑफिसर ने मणिपुर में क्या किया, इसने सड़क बनाने के लिए वॉलेंटरी लेवल पर फंड्स रेज किए। वॉलेंटरी लेवल पर फंड्स रेज करके क्या किया कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे रोड का कंस्ट्रक्शन कराया, रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराया। एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम आप सभी ने फिर सुना होगा, इनका नाम है दीपक गुप्ता। ये फॉर्मर यूपीएससी के चेयरपर्सन भी थे, एंड बिफोर बीइंग द चेयरपर्सन ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी थे। और जब ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, उस समय इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ प्रैक्टिस को देखते हुए और लोगों के फेथ एंड बिलीफ को मद्देनजर रखते हुए कंपैशनेट ग्राउंड्स पर एक पॉलिसी बनाई थी। लोगों के फेथ और बिलीफ को रखते हुए, पता है क्या, आपको मैं अगर ये पॉइंट बताऊंगा आप सभी को एकदम बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि हम इस चीज को रोज ऑब्जर्व करते हैं अपने लाइफ में। आपने आजकल कभी ऑब्जर्व किया है कि आप कोई खाने का पैकेट लेने जाते हो और अगर वो वेजिटेरियन है तो उस पे ग्रीन डॉट होता है और नॉन वेजिटेरियन पे एक रेड डॉट होता है। ये काम मैंडेटरी किसी व्यक्ति ने कराया था, तो उनका नाम था दीपक गुप्ता। ही वॉज द मैन बिहाइंड इट। उन्होंने कहा कि अगर आज हमारे देश के वेजिटेरियन लोगों को एक समस्या है कि जब वो कहीं मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं जो कि एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, उस कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में यदि मान लीजिए एक वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है या नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है, वो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? रेड एंड ग्रीन डॉट। ये जो रेड एंड ग्रीन डॉट का कल्चर है, फेथ और बिलीफ को स्ट्रेंथन करते हुए कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ये पॉलिसी के तहत इन्होंने अचीव करवाया था। सो दीज आर एग्जाम्पल्स कि हमारे आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये चीजें होती हैं। दीज आर जनरल प्रैक्टिसेस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि दलाई लामा ने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी दिए हैं, और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कोट्स दिए हैं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। कोट नंबर 1 अगर हम देखें दलाई लामा का, तो वो कहते हैं कि लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज एंड नॉट लग्जरीज। लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज एंड नॉट लग्जरीज। क्या मतलब है इस पॉइंट का, क्या मतलब है इस कोट का, इन दलाई लामा के दिए हुए थॉट का? इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके से लाइफ में काइंड होना, किसी भी तरीके से लाइफ में केयरिंग होना, ये किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं है। लाइफ में काइंड केयरिंग होने के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये एक सोशल स्किल है। ये सोशल स्किल आपको सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए मदद करता है। तो क्या बोला दलाई लामा ने कि बॉस, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज एंड नॉट लग्जरीज। लव एंड कंपैशन एक ऐसा लाइफ का वैल्यू है जिसमें आपको काइंड और केयरिंग होना है, दूसरे के दर्द को समझना है, उसके दर्द को समझ के उसके दर्द को कम करना है। ये लाइफ का एक सोशल स्किल है। इस सोशल स्किल से आप
सोसाइटी में एक पॉजिटिव सोशल ऑर्डर ला सकते हो, पॉजिटिव सोशल ऑर्डर। तो ये एक सोशल लेवल पर बात की है। और ये सोशल लेवल पर जो बात की है, अब आप इसके एप्लीकेशन को सोच के देखिए कि कल को आप कोई आंसर एथिक्स का लिख रहे हैं तो ये कोट वहां पर यूज हो सकता है कि अगर हमें एजुकेशन पॉलिसी में एक ऐसी पॉजिटिव सोशल ऑर्डर वाली सोसाइटी क्रिएट करनी है जो एथिकल कॉन्डक्ट डिस्प्ले करे, तो डलाई लामा इज एन इंस्पिरेशन कि लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज एंड नॉट लग्जरीज। समझ में आई ये चीज? इसी तरीके से इन्होंने सेकंड कोट भी दिया है, और वो सेकंड कोट और भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इफ यू वांट others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. देखो कितनी क्रूशल बात दलाई लामा ने बोली। आप दूसरों को खुश देखना चाहते हो तो भी कंपैशनेट हो, आप खुद भी खुश रहना चाहते हो तो भी कंपैशनेट हो। क्योंकि यहां पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप किसी अदर को हेल्प करोगे आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगी, और आप जब किसी दूसरे को हेल्प करोगे उससे आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी। यू विल ऑल्सो फील हैप्पी एंड गुड। और जब आदमी कोई दूसरे की हेल्प करके हैप्पीनेस जनरेट करता है और उस हैप्पीनेस से वो खुद भी फील गुड करता है, तो वो आता है एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में। और ये जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होता है, इस स्टेट में आकर व्यक्ति अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग कर पाता है। तो बिना इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग करे दलाई लामा ने ये बात बोल दी कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो दूसरे की मदद करता है, क्योंकि दूसरे की मदद से जो खुशी मिलती है वो खुशी आपको भी खुश रखती है, और वो खुश रहने से आपका जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होता है उससे आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बनते हो और इमोशनली इंटेलिजेंट एक्टिविटीज करते हो। तो दलाई लामा ने ये बात सिंपल तरीके से बोल दी सर, कि जितना भी कंपैशन का गेम है वो कंपैशन का गेम सिर्फ कंपैशन का नहीं है सर, वो कंपैशन का गेम ह्यूमन साइकोलॉजी को भी इंस्पायर करता है, ह्यूमन थॉट प्रोसेस को भी इंस्पायर करता है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी इंस्पायर करता है। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है आपको कि किस तरीके से कंपैशन हैज बीन रिलेटेड टू नॉट जस्ट साइकोलॉजी बट टू इमोशनल इंटेलिजेंस। अब सबसे बड़ी बात, दलाई लामा ने एक और कोट दिया है, छोटा सा बड़ा प्यारा था। वो कहते हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रादर, कंपैशन इज, और ये ऐसे भी आ सकता है, रेडिकलिज्म ऑफ आवर टाइम। आप नजरिया देखिए दलाई लामा का, कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड बड़ा रूथलेस है, ये वर्ल्ड बड़ा सेल्फिश है। इस रूथलेस और सेल्फिश वर्ल्ड में आज काइंड होना, केयरिंग होना एक बड़ा बोल्ड एक्ट है। क्योंकि जब ये वर्ड यूज करते हैं ना सर, रेडिकलिज्म ऑफ आवर टाइम, तो रेडिकलिज्म ऑफ आवर टाइम का क्या मतलब है कि इट इज अ बोल्ड एक्ट। बोल्ड एक्ट का क्या मतलब है कि आज एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर लोग किसी तरीके से भी दूसरे की मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फिश वर्ल्ड में, रूथलेस वर्ल्ड में सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उस स्वार्थी वर्ल्ड में भी यदि अगर आज की डेट में कोई केयरिंग और काइंड है तो वो एक बहुत बोल्ड एक्ट है। तो ये चीज आपको समझ आई कि किस तरीके से और किस नजरिए से आज आपको जो है दलाई लामा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उनके जो थॉट्स हैं। अब ये तो हो गया कि भाई दलाई लामा का क्या कॉन्सेप्ट था, दलाई लामा ने क्या बातें बोली, दलाई लामा ने क्या कोट्स दिए एटसेट्रा। पर यहाँ पर सबसे बड़े लोग जो हैं वो एरर करते हैं, और एथिक्स में ये गलती होती है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो सब समझ जाते हैं, पर क्वेश्चन है कि हाउ डू यू अप्लाई देम टू अ केस स्टडी।
तो ये चीज़ नहीं होती। और हमने अपना जो एथिक्स का कोर्स इस साल किया है, उस कोर्स में हम यही करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसकी इमीडिएटली केस स्टडी समझते हैं, एप्लीकेशन पार्ट। तो अब वही चीज़ यहाँ पर भी करते हैं। तो मैं आपको एक केस सिनेरियो देता हूँ। केस सिनेरियो क्या है? केस सिनेरियो ये है कि देर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। इट हैज अ हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में व्हाट हैपन्स इज कि दे टर्न अवे, यानी कि भगा देते हैं, ट्राइबल प्रेग्नेंट वुमन हु कम एट नाइट। भाई डिलीवरी कभी भी हो सकती है, पर दिक्कत क्या है कि रात के समय अगर कोई प्रेग्नेंट ट्राइबल वुमन उस हॉस्पिटल में आती है तो जनरली ये देखा गया है कि वहां का स्टाफ उसको भगा देता है। रीजन ये है कि हॉस्पिटल हैज नो नाइट स्टाफ अवेलेबल। अब हुआ क्या कि एक इंस्टेंस में, एक सिनेरियो में, एक वुमन की डिलीवरी हॉस्पिटल की लॉबी में हो गई रात को। और उसका एक वीडियो बन गया कि देखिए जमीन पर डिलीवरी हो रही है बच्चे की, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, तो लोग ही वहां पर जो है चादर वादर इकट्ठी करके डिलीवरी कर रहे हैं। अब जब ये वीडियो वायरल हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब समस्या हुई। समस्या क्या हुई कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे, वीडियो आप तक आ गया, आपके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट चालू हो गए। अब आप क्या करोगे? आप समझ रहे हो यहाँ पे? तो केस का सिनेरियो बड़ा सिंपल है सर, कि झारखंड में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट वुमन रात को जो आती हैं डिलीवरी कभी करवाने के लिए, तो उनको भगा दिया जाता है कह के कि आप चले जाइए। कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, कोई उनको मेडिकल हेल्प नहीं प्रोवाइड की जाती। रीजन ये है कि रात के समय हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं होता। एक ऐसे केस में एक रात एक वुमन की डिलीवरी वहां पर हॉस्पिटल में ही उसकी लॉबी में हो गई। उसका एक वीडियो बनकर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद वो कलेक्टर तक पहुंच गया, और कलेक्टर और कोई नहीं बल्कि आप। लोगों ने अगले दिन आपके ऑफिस के बाहर आके प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की और बोला कि भाई ये क्या मजाक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप कलेक्टर होने के नाते क्या करोगे? तो ये पहला केस स्टडी हमारा इस तरीके से यूपीएससी आपको देती है। अब देखो, हमने अभी दलाई लामा, उनके कंपैशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स क्या क्या है। अगर हम स्टेक होल्डर्स की चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ पर ट्राइबल वुमेन स्टेक होल्डर्स हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पर आप खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक स्टेक होल्डर हो। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल का स्टाफ एक स्टेक होल्डर है। चौथा यहाँ पर स्टेक होल्डर क्या है सर? लोकल मीडिया, जो आपके ऑफिस के बाहर आके खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को कवरेज दे रही है। पांचवा स्टेक होल्डर क्या है सर? जनरल पॉपुलेशन, जो प्रोटेस्ट कर रही। छठा स्टेक होल्डर क्या है सर? यहाँ पर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसको ये इंश्योर करना था कि ऐसी चीज ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, सेवंथ स्टेक होल्डर है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की रेपुटेशन। तो देखो, यूपीएससी में जो भी केस स्टडी आए, उस केस स्टडी में सबसे पहली बात तो ये है कि सर किसी भी तरीके से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब आप केस स्टडी को ही पढ़ते हो तो कॉमन सेंस से स्टेक होल्डर आ जाते हैं। और यूपीएससी अपने केस स्टडी में हर बार वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है जरूर पूछती है आपसे। तो स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कई बार, केयरफुली रीड द केस स्टडी।
केयरफुली रीड द केस सिनेरियो, और केस सिनेरियो को पढ़ते पढ़ते ही आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक दिमाग में पॉइंट ये रखना है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते टाइम, कि ब्रॉड से नैरो अप्रोच में जाना है। ब्रॉड से नैरो अप्रोच का मतलब ये होता है कि पूरे केस को पढ़ने के बाद सबसे ब्रॉडेस्ट स्टेक होल्डर कौन होगा, पहले दिमाग में वो आना चाहिए। फिर सबसे नैरो स्टेक होल्डर कौन होगा, वो आना चाहिए। इस केस में सबसे ब्रॉडेस्ट स्टेक होल्डर है स्टेट गवर्नमेंट की रेपुटेशन, और सबसे नैरो है ट्राइबल वुमन जो अफेक्ट हो रही है। तो ये दो अगर आप फलक्रम्स पकड़ लोगे, दो एंड्स अगर आप पकड़ लोगे, तो उसके बीच के लोगों को लाना यहाँ पर मुश्किल नहीं होता। अब हम करेंगे यहाँ पर केस का सोल्यूशन, और केस के सोल्यूशन में हम कोशिश क्या करेंगे सर, हम कोशिश करेंगे कि दलाई लामा के जो लर्निंग्स हमने अभी जेनरेट किए हैं, सुने हैं, समझे हैं, कंपैशन वाले, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करें। अब सवाल ये उठता है कि सर आप थे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप क्या करोगे सर, आपका रवैया क्या रहेगा। इंस्पायर्ड बाय दलाई लामा, इंस्पायर्ड बाय द कंपैशन कॉन्सेप्ट ऑफ दलाई लामा, तो आप अपना एक थॉट प्रोसेस अपना के देखो, आप अपने दिमाग में सोच के देखो, यदि अगर एक ऐसी परिस्थिति होगी तो आप क्या करोगे। देखो मैं तो आंसर आपको बता दूंगा सर, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में भी आंसर बनना चाहिए। यहाँ पर कोई मोनोलॉग नहीं है कि मैंने बस समझाया लिखाया और हो गया। आप मुझे ये बताओ कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लगता है आपको, क्या करोगे आप एक कलेक्टर हो, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, सो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। क्या क्या एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में हो सकते हैं। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं डालते उसको, वो अपन बाद में करेंगे, पर मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में है क्या, कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए एज अ कलेक्टर, अगर आप होते वहां पे तो क्या करते। आदित्य ने कहा कि यहाँ पर हम इंक्वायरी करते, एक एस्पेक्ट है इंक्वायरी का, और क्या हो सकता था। एक दिव्यन कहता है कि भाई वी कैन सेंड अ टीम टू चेक। फिर प्रसन्नता ने कहा कि स्टाफ को भेजते हैं। शशांक ने कहा कि भाई अफेक्टेड इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करो, कौन है। देखो दलाई लामा के थॉट प्रोसेस को दिमाग में रख के बोलना। कुंडाल ने कहा कि भाई एक्सेप्ट द मिस्टेक। दुर्वेश ने कहा कि भाई प्रोवाइड सपोर्ट। शेखावत ने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली, अपोलोजाइज टू द प्रोटेस्टर्स फर्स्ट। उनवानी ने बोला कि भाई पोस्टनेटल केयर फ्री दो। शीतल ने बोला कि भाई 24/7 स्टाफ को अवेलेबल कराओ। डॉक्यूमेंटेशन करो। समीर ने कहा कि भाई एक्शन लिया जाए स्टाफ पे, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का। आप एक चीज को ऑब्जर्व करो ध्यान से, कि जितनी भी चीजें आपने बताई, शोभित ने कहा कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, जितनी भी चीजें आपने बताई सब करेक्ट है, दे आर ऑल करेक्ट, एवरीथिंग हैज टू बी डन, बट हियर देयर इज अ चैलेंज। चैलेंज इज की सर यू हैव टू राइट इट इन 150 वर्ड्स, नॉट इन अनलिमिटेड वर्ड्स। तो यही सारी चीजें जो है, इसमें जो रिपीट और रिडंडेंट चीजें हैं हम उनको अवॉइड करते हुए उनको बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देंगे। अब हम तो हम कैसे अपने आंसर को लिखेंगे यहाँ पर केस सोल्यूशन में, हम ये लिखेंगे कि सर एज अ कलेक्टर पर्सनली विजिट हॉस्पिटल एट नाइट टू सी द ग्राउंड रियलिटी, ताकि एज अ कलेक्टर आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप डॉक्यूमेंट करो और वेरीफाई करो उस चीज को कि ये जेन्युइन नेग्लिजेंस है और लोगों को भगाया जा रहा है। जब आप ये करते हो तो इसके बाद तुरंत क्या करो, इशू ऑर्डर्स फॉर
24/7 रिस्पॉन्स टीम्स, जो आप लोगों ने अभी बात बोली, खुद ही बोला आप लोगों ने, पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी। तीसरा, इंश्योर, ये पॉइंट एक जो आप भूल गए, ये आप जब एथिक्स का कोर्स करते हो, पढ़ते हो चीजें, तो दिमाग में उजागर होती हैं। इंश्योर बैकअप रूरल हेल्थ वॉलंटियर्स। कि भाई, आपको एक चीज ये समझनी है बेटा, आप ऑर्डर इशू कर दोगे 24/7 रिस्पॉन्स टीम का, पर यहां पर केस स्टडी में एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी थी, अगर आप ध्यान से उसको दोबारा से देखो, तो वो ये था कि हॉस्पिटल हैज नो नाइट स्टाफ। सर, नाइट स्टाफ अगर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि स्टाफ घर पे बैठा है। नाइट स्टाफ इसलिए नहीं है क्योंकि स्टाफ रिक्रूटेड नहीं है। आप रिक्रूटमेंट ऑर्डर नहीं कर सकते सर, रिक्रूटमेंट का काम स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का है। आप ये जरूर इंश्योर कर सकते हो एज अ कलेक्टर कि इंस्टेंट लेवल पर जो है, बैकअप के लेवल पर रूरल हेल्थ वॉलंटियर्स अवेलेबल हो जाए। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये सोच का पॉइंट है, घबराना नहीं। एक पॉइंट मिस हुआ है, बाकी आप सभी ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। आई एम वेरी हैप्पी। आगे आप लोगों ने ही बोला, और वही हम करेंगे, पब्लिकली अक्नॉलेज द इंसिडेंट एंड एस्टैब्लिश अ ग्रीवेंस रूम फॉर अनअटेंडेड केसेस। कोई हाईफाई चीज नहीं है यहाँ पे। अनअटेंडेड केसेस को लेकर एक ग्रीवेंस रूम बनाना और पब्लिकली इस इंसिडेंट को अक्नॉलेज करना ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, इंस्पायर्ड बाय दलाई लामा, कि यू हैव अ फीलिंग फॉर द पेन ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड यू आर हियर टू एलिवेट देयर सफरिंग बाय क्रिएटिंग दैट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसके बाद लास्टली, इस्टेब्लिश अ रोटेशनल सिस्टम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। सिंपल एंड फिनिश्ड। क्या मुश्किल था सर? मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चे, एथिक्स का पेपर इज द इजीएस्ट पेपर। 130 नंबर आप ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि अगर आपको ये क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लैरिटी है, करना कैसे है। और ये किताब पढ़ के नहीं आता सर, ये क्लास में ही समझ आती हैं चीजें, क्योंकि किताब जो है आपको इस नजरिए से समझा नहीं सकती सर। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझी। अब आते हैं इस पॉइंट पे, यूपीएससी आपसे ना कई बार ये भी पूछता है, कई बार क्या, हर बार ही पूछता है कि जस्टिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या है, कि आपने जो सोल्यूशन प्रिस्क्राइब किया, आप ये बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सही होगा। और यहां पर आते हैं बेटा वो पॉइंट्स जो हमने अभी दलाई लामा के पढ़े, क्योंकि जब आपको वो थ्योरी जो अप्लाई करनी होती है ना, वो केस के सोल्यूशन में नहीं बल्कि केस के जस्टिफिकेशन में भी अप्लाई करनी होती है। केस के सोल्यूशन में हम केस का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, केस के जस्टिफिकेशन में हम थ्योरी को ब्लेंड करके उस सोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं। हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि दलाई लामा जो है वॉज एन इंस्पिरेशन, सो कलेक्टर डिस्प्लेड कंपैशन एंड ह्यूमन डिग्निटी बाय अंडरटेकिंग पब्लिक अक्नॉलेजमेंट, जो हमने अभी करा भी, जो आप लोगों ने ही बोला, एंड इंस्टीट्यूशनल करेक्शन। ये पॉइंट में कोई समस्या है कि कलेक्टर के लिए दलाई लामा ही एक इंस्पिरेशन था, कि उस इंस्पिरेशन के तहत कलेक्टर ने कंपैशन शो करी, कलेक्टर ने ह्यूमन डिग्निटी को समझा कि चाहे ट्राइबल हो या कोई भी हो, दे ऑल डिजर्व हेल्थ केयर।
इसलिए पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर करेक्शन प्रोवाइड की, चाहे वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, रोटेशनल अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर हो, हेल्थ वॉलंटियर हो, इंस्टीट्यूशनल करेक्शन ये प्रोवाइड किया। इस रीजन से आप ये भी लिख सकते हो आगे, द डीसी वॉज एबल टू अर्न citizens trust and challenged bureaucratic apathy with action, because compassion is the radicalism of our time। अब आप मुझे बताओ कि इस सेकंड सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, कि वही कलेक्टर ने जो कार्य करे उससे एक सिटीजन का ट्रस्ट भी बना, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी यानी कि जो डॉक्टर का ना होना, बच्चे की डिलीवरी फ्लोर पे होना, वीडियो का वायरल होना, लोगों का प्रोटेस्ट करना, ये जो ब्यूरोक्रेटिक एपैथी थी उसको रिप्लेस करके, चैलेंज करके, किससे रिप्लेस किया? एक्शन से। क्यों? क्योंकि कलेक्टर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट कि कंपैशन इज द रेडिकलिज्म ऑफ आवर टाइम। अब आप अगर ये जस्टिफिकेशन को बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो आपने इस जस्टिफिकेशन और केस स्टडी में दलाई लामा का नाम, उनका कंपैशन का आइडिया, उनका ह्यूमन डिग्निटी का आइडिया, और सबसे बड़ी बात सर, उनका कंपैशन को लेके एक कोट, आपने ये सारी चीजों को ब्लेंड किया। कोट भी आया, अप्लाई भी हुआ, आपको समझ भी आया कि कैसे अप्लाई करना है, लिखना है। कोई नहीं सिखा सकता ये आपको सर, क्योंकि ना एथिक्स की कोई किताब ना टीचर इस प्रकार से सिखाएंगे आपको सर अप्लाई कैसे करना है, दैट्स द की। और जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो क्या मुश्किल था इस? कुछ भी नहीं। तो सर एथिक्स है आसान, अखबारों से भी करना एथिक्स कोई मुश्किल काम नहीं है सर। प्रोवाइडेड की पहली बात ये कला होनी चाहिए कि अखबार में चल क्या रहा है। करंट अफेयर का जो कोर्स है अगले महीने जो अगस्त में क्लासेस लेनी है, उसमें मैंने 10 इश्यूज एथिक्स के आइडेंटिफाई कर दिए लास्ट 6 महीने के, और हर उस इशू को लेके एक केस स्टडी बना दी है। अभी इंडिया यूके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है ना सर, उस इंडिया यूके के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे भी एक केस स्टडी क्लास में करेंगे। क्योंकि व्हाट इफ की अगर वो केस स्टडी के फॉर्म में पूछ ले यूपीएससी। अभी कास्ट सेंसस अनाउंस हुआ है ना सर, डिलिमिटेशन अनाउंस हुई है ना सर, उस पे भी केस स्टडी के नजरिए से करेंगे। क्योंकि आनी एग्जाम में यही है, करंट वाली केस स्टडीज। तो आपको ये चीज समझनी, इशू जो करंट में चल रहा हो, जैसे दलाई लामा थे, इन चीजों को पकड़ो। इन चीजों को मियरली सिर्फ दलाई लामा के आर्टिकल्स पढ़ के छोड़ने नहीं है हमें। एंड दलाई लामा का टॉपिक हियर इज नॉट जस्ट इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया चाइना, इंडिया तिब्बत सर, इट इज एथिक्स। स्टार्ट डेवलपिंग दिस थिंकिंग कि कौन सी चीज कहाँ होगी। इसी रीजन से पिछले संडे आपको मैंने पूरा सिलेबस समझा दिया है, ताकि आपकी वो थिंकिंग प्रोवोक हो जाए। एंड आई बिलीव कि लास्ट 1 वीक से आप लोग सब ईमानदारी से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। एंड आई सेकेंडली बिलीव कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने से आपकी प्रिपरेशन में कुछ इंप्रूवमेंट भी हुई है, खास करके न्यूज़पेपर प्रोसेसिंग को लेकर। वरना न्यूज़पेपर प्रोसेसिंग अक्सर होती नहीं है लोगों से, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं और उसको भी नहीं पढ़ते। समझ में आ गया जी? डिफिकल्ट तो नहीं था। डिफिकल्ट कहाँ से हो सकता है, इतना इजी पार्ट है एथिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोट्स और थिंकर्स मीनिंग क्लियर होने चाहिए, केस स्टडी कैसे आएगी वो समझ आनी चाहिए, केस स्टडी में थिंकर्स और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए। सर 130 नंबर से नीचे कोई आपको रोक नहीं सकता, अगर ये थॉट प्रोसेस से अपने आप को आपने पूरा साल ट्रेन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे एक और कोई टॉपिक पकड़ते हैं। हो सके तो मैं एथिक्स का एक और कराऊंगा आपको, ताकि उससे अगर हो सके तो आपको थोड़ा और एप्लीकेशन समझ आ जाए। ठीक है जी। और आपका अगस्त की क्लासेस का शेड्यूल एथिक्स का और इकोनॉमिक्स वाला और सोसाइटी वाला वो आपको इस कमिंग वीक में मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू।